नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अभी तक बात कर रहे थे कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को यानी कि अमेंड नहीं कर सकते और अमेंडमेंट के द्वारा। तो आखिरकार बेसिक स्ट्रक्चर है क्या और किसको हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं? देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो लिखित दौर में अगर कहा जाए तो ऐसा कोई लिखित दस्तावेज अभी नहीं दिया गया है जहां पर हम बोल सकें कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको यानी कि आप नहीं अमेंडमेंट कर सकते। लेकिन कुछ केस के द्वारा ऐसा निकल के आया कि एक्चुअल में बेसिक स्ट्रक्चर हम इसे कह सकते हैं। तो मेरे मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे एक्चुअल में कि बेसिक स्ट्रक्चर हम किसे कहेंगे। दूसरी बात, ये चैप्टर नंबर 11 है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का। और ये लेक्चर जो मैं लेके आता हूँ ये किसके लिए होते हैं? यूपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी और भी ऐसे एग्जाम जहां पर इनकी जरूरत पड़ती है पॉलिटी की। आज का जो लेक्चर है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर होने वाला है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हमेशा जैसे एक रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। ये आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है, आप इतना करिए, क्योंकि मेरी फीस आपसे कुछ नहीं होती। मुझे पीपीटी बनाने में बहुत समय लगता है, मुझे उसको अध्ययन करने में समय लगता है, फिर भी मैं आपके लिए लेक्चर्स लेके आता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपना यानी कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो मेरे चैनल के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। कहते हैं कि तपस्या वो चीज है जो आदमी को एक दिन निखार कर एक बहुत बड़ी मंजिल पे पहुंचा देती है। तो आप तपस्या कहीं भी मोड से करें, आपको जरूरी नहीं कि कोचिंग लेने की है। आप यहाँ से पढ़ते रहिए, अपनी बुक से पढ़ते रहिए, आप अपने टीचर से थोड़ा हेल्प लेते रहिए, मेरे से हेल्प लेते रहिए, एक दिन आप जरूर अपनी कामयाबी पर पहुंचेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और क्यों इसकी बात इसमें रखी गई, क्यों इसे हम अमेंड क्यों नहीं कर सकते। तो आता है, जैसा कि यहाँ पर कह रखा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसको अमेंड किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। और ये कब आया कंसिडरेशन में सुप्रीम कोर्ट के आगे कि एक किस्म से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई कि हम क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। तो ऐसा महसूस हुआ इन्हें शंकरी प्रसाद केस में। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ? 1951 में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी फॉर द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जो यानी कि 1951 में आया, विच कर्टेल्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। यानी राइट टू प्रॉपर्टी जो था 31 यानी कि आर्टिकल 31 जिसको हैंडल करके चलता था, उसको ही क्या किया गया? अमेंड कर दिया गया। अमेंड का मतलब उसे हटा दिया गया, उसे एलिमिनेट कर दिया गया हमारे यानी कि फंडामेंटल राइट से। हमारे पहले शुरुआत में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, आज की डेट में हमारे पास ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो था कर्टेल्ड करके चला कि सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 368 इंक्लूड द पावर ऑफ द अमेंड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है, यानी कि हमारी पार्लियामेंट के पास एक पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट ला सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकती है अंडर आर्टिकल 368 के अंडर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अधिकार है, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास पावर है कि आप यानी कि 360 अंडर आर्टिकल 368 आप यानी कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि आप ऐसा तब कर सकते हैं जब आप बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यानी कि आप अमेंड ना करें। मतलब वो जो मूलभूत अवधारणा जो रखी गई है हमारे संविधान की, उसको आप टच नहीं करेंगे। बाकी अगर और कुछ लगता है तो आप मेजोरिटी के द्वारा आप यानी कि इनको सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी विद यानी कि कंसर्न विद द स्टेट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इनको अमेंड कर सकते हैं, जैसे मैंने चैप्टर नंबर 10 में बताया था। अगला क्या कह रहा है? जो लॉ वर्ड है जिसको हम लोग विधि भी बोलते हैं, कहते हैं विधि और कानून के द्वारा। तो लॉ जो यानी कि वर्ड लॉ है इन आर्टिकल 13, वो यानी कि इंक्लूड करता है खाली ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, लॉज एंड अदर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आर्टिकल 13 की बात करें तो खाली किसको इंक्लूड करके चल रहा है? खाली ऑर्डिनरी लॉ, मतलब साधारण यानी कि विधि को लागू करके चल रहा है। लेकिन यहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को यानी कि लागू करके नहीं चलता है। ठीक है, देयरफॉर पार्लियामेंट कैन एब्रिज टू टेक अवे any of the fundamental rights by the enacting a constitutional amendment act and
सच लॉ विल नॉट बी वैलिड अंडर आर्टिकल 13। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पार्लियामेंट जो है वो एवरेज कर सकती है, टेक अवे ले जा सकती है एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, किसी भी फंडामेंटल राइट्स को इनेक्ट कर सकती है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर, ठीक है, एंड सच लॉ विल नॉट बी वैलिड, वो वैलिड नहीं होगा, वो जो लॉ है वैलिड नहीं होगा अंडर आर्टिकल 13, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसे नहीं माना जाएगा जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ना हो, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, गोलकनाथ जो केस था उसमें क्या हुआ कि जो कब आया इन 1967 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिवर्स किया अपना जो पहले वो यानी कि जो धारणा ले चुकी थी, क्या ले चुकी थी कि रिवर्स इट्स अर्लियर स्टैंड, जो पहले उसने स्टैंड लिया था किसमें कि आप यानी कि फंडामेंटल राइट्स को यानी कि क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो आर्टिकल 13 के अनुसार, आप जो उसमें ऑर्डिनरी लॉ है उसको मान सकते हैं, लेकिन जो अमेंडमेंट एक्ट हैं जिसमें यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको नहीं मानेंगे। तो ऐसा बताया, लेकिन इसमें क्या कहा कि यानी कि जो गोलकनाथ केस था, बात सुनिएगा ध्यान से, गोलकनाथ केस में बोला कि जो 1967 में आया था, में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहली वाली जो स्थिति थी उसे बदल ली, ठीक है, उसे पहली वाली जो स्थिति थी उसने बदली। इस मामले में यानी कि जो 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की जो यानी कि वैधानिक वैधता की चुनौती दी गई। इसने बोला देखिए, बट इन द गोलकनाथ केस द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट्स अर्लियर स्टैंड, यानी कि पहले की जो धारणा थी उसे बदल ली। इन दैट केस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द 17th अमेंडमेंट एक्ट, जो यानी कि 17वां अमेंडमेंट एक्ट था जो 1964 में आया था, विच इंसर्टेड सर्टेन स्टेट्स एक्ट इन द 9th शेड्यूल वाज चैलेंज, उसको यानी कि नवी अनुसूची जो था उसके अंतर्गत उसे यानी कि चैलेंज किया गया। बात समझ रहे हैं आप मेरी, ठीक है। तो यहां पर उसने बोला कि जिसमें जो नवी अनुसूची थी में राज्य द्वारा की जाने वाली जो कार्यवाहियां थी उनको जोड़ दिया, और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी बताया कि, एक मिनट मैं थोड़ा स्लाइड लिख लीजिए, हाँ, द सुप्रीम कोर्ट रूल डेट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया, हाँ एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट रूल डेट द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन ए ट्रांसडेंटल एंड द immutable position, and hence the parliament cannot abridge or take away any of the these rights। कहने का मतलब यहां पर यह है कि सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को यानी कि लोकोत्तर, जिसको हम लोग ये कहते हैं ट्रांसडेंटल, ठीक है, तथा अपरिवर्तनीय, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इम्यूटेबल, जिसको हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, स्थान प्राप्त किया। और इसलिए संसद यानी कि मौलिक अधिकार में ना तो कटौती कर सकती है और ना ही भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है। कहने का मतलब यहां पर समझ गया आप कि पहले उसने यानी कि जो केस था शंकरी प्रसाद में, उसमें यानी कि फंडामेंटल राइट्स को इन्होंने अमेंड किया, लेकिन यहां पर ऐसा बोल दिया कि जो हमारी संसद है उसको ये अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था बनाई कि मौलिक अधिकारों को लेकर जो ट्रांसडेंटल यानी कि अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स उनको अपरिवर्तनीय, मतलब उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसलिए मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं हो सकती, ठीक है, ना कि भौतिक अधिकारों को वापस ले सकती है, ठीक है। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज आल्सो अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 13, हेंस वुड बी वॉइड फॉर द वायलेटिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कहने का मतलब यहां पर यह है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के जो अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है, इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब बात आती है यहाँ पर कि पार्लियामेंट रिएक्ट करती है टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया गोलकनाथ केस में उस पर रिएक्ट करती है बाय इनेक्टिंग 24th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, बाय इनेक्टिंग कौन सा, गोलकनाथ जो मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो यानी कि व्यवस्था की प्रक्रिया जो 24वां संशोधन अधिनियम 1971 में किया गया। इस अधिनियम में अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद यानी कि 368 में संशोधन कर दिया गया और घोषित किया गया कि 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों की सीमित करने का या अथवा मौलिक
अधिकारों को वापस लेने की शक्ति है। यहाँ पर इसने बोला, देखो ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूँ। दिस अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 13 and आर्टिकल 368 declare that the parliament has the power to abridge टेक अवे ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट को टेक अवे कर सकती है अंडर आर्टिकल 368, मतलब उसको अमेंड कर सकती है। सच एन एक्ट विल नॉट बी लॉ, यानी कि ये लॉ में कन्वर्ट नहीं होगा। द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 13, इसका आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग उसे मीन करके चल रहा है, तो उसे यानी कि लॉ में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए ये आर्टिकल जो यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे एक आर्टिकल के द्वारा उसे उसका अधिकार दे दिया गया था, लेकिन उतना अधिकार नहीं दिया गया था। अब बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है जो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ो पार्लियामेंट को पूरा हिला के रख दिया था, जिसको हम लोग केशवानंद भारती या केशवानंदा भारती केस के नाम से जानते हैं। यह केस था 1973 में, जो सुप्रीम कोर्ट था ओवर रूल्ड कर दिया गया इट्स जजमेंट इन द गोलकनाथ केस। यानी कि इसमें क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट था मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो था, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में जो निर्णय लिया था प्रत्यादिष्ट यानी कि ओवर रूल्ड कर लिया, और 24वें संशोधन अधिनियम जो 1971 की वैधता को यानी कि बहाल रखा, ठीक है। और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों की को सीमित कर सकती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, upheld that the validity of the 24th Amendment Act in 1971 stated that Parliament is empowered to abridge or take अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, उसने ये बताया कि वैलिडिटी रहेगी किसका, 24th अमेंडमेंट एक्ट का, एंड उसने ये भी बोला कि स्टेट किया डेट की जो पार्लियामेंट है इज एम्पावर, उसको पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया, मतलब सशक्त किया गया एब्रिज करने के लिए, टू टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, किसी भी फंडामेंटल राइट को टेक अवे कर सकती है, ठीक है, ये बोला उसने। फिर उसने क्या कहा, एट सेम टाइम इट लेट डाउन, उसने यानी कि एक विचारधारा रखी, अ न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। उसी वक्त उसने कहा कि फंडामेंट यानी कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ये अधिकार है, वो किसी भी फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है, एवरेज कर सकती है, टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट को लेकर आ सकती है, लेकिन उसको अमेंड तो करेगी, लेकिन वहां पर एक बात आ जाती है जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसको अमेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो आगे जब मैं अगला लेक्चर लूंगा तो उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक्चुअल में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ये तो यानी कि जो लेक्चर मैं ले रहा हूं ना, ये खाली आपको यानी कि फैमिलियर करा रहा हूं। अगला जो यानी कि स्लाइड में लेकर आऊंगा उसमें तुम्हें पूरा पक्का पता चल जाएगा कि एक्चुअल में यानी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या दे रखा है। जैसे यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, एक अगला लेक्चर जो है वो यहां से स्टार्ट करूंगा कि यानी कि जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी क्या है, ये फंडामेंटल यानी कि जो सॉरी ये बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि देखो ना ये एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, यहां से अगला लेक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम जानेंगे एक्चुअल में कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। एक मिनट मैं जाने दीजिए। हाँ, ये केशवानंद भारती केस चल रहा था, ये हो गया। अब आते हैं बात, इट रूल डेट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। कहने का मतलब यहां पर यह है, इट रूल डेट का मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 नॉट इनेबल, वो इनेबल नहीं करती है किसको, अल्टर किसकी, आप कोई भी दखलंदाजी करें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आप बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। जो यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं है कि हमारे पार्लियामेंट जो यानी कि हमारे बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की यानी कि धारणा के अंतर्गत है, जैसे कहते नहीं है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और इंटीग्रेट, इस तरीके की जो यानी कि हमने प्रियम्बल में यानी कि जो बात करी है, तो वहां पर सॉवरेन की बात आ गई, सोशलिस्ट की बात आ गई, ठीक है। यानी कि हम लोगों को सॉवरेन कब समझेंगे, जब हम अपना फंडामेंटल राइट हमारे पास होगा, हम अपना अधिकार खुद ले पाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि फंडामेंटल राइट जो ऐसे हैं जहां पर हमें लग रहा है कि यानी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, तो वहां पर यानी कि उस फंडामेंटल राइट को हम अमेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप उन फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर पाएंगे
जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे यानी कि हाँ जो हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक यानी कि मुख्य नींव बनाते हैं, उसको आप नहीं करेंगे अमेंडमेंट। It ruled that the constituent power of the parliament under Article 368 does not alter or enable of the basic structure of the constitution. This means the parliament cannot abridge or the take away of the fundamental rights from the parts of the basic structure of the constitution. The court said, यानी कि कोर्ट ने कहा कि the provisions by the beyond amending the power of the parliament as affected by the basic structure of the constitution, यानी कि कोर्ट ने कहा कि जो यानी कि जो प्रोविजन जो है बियॉन्ड किसके, अमेंडिंग द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, वो अफेक्ट करके चलता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब आप कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आप यानी कि कोई भी अमेंडमेंट लेकर आएंगे जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो आप उसको यानी कि अमेंडमेंट को नहीं लेकर आएंगे। अगेन दोबारा से पार्लियामेंट रिएक्ट करती है टू यानी कि जुडिशियली इनोवेटेड डॉक्ट्रिन द बेसिक स्ट्रक्चर बाय इनेक्टिंग, यानी कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, बाद में एक और लेकर आती है। तो दिस एक्ट यानी कि जो था, ये जो एक्ट था अमेंड किया गया था अंडर आर्टिकल किसके 368 एंड डिक्लेयर किया गया देयर इज नो लिमिटेशन, यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज इन एनी कोर्ट on the ground of the including that of the contravention of the फंडामेंटल राइट्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, साफ साफ बोल दिया उन्होंने कि यहाँ पर हमारी जो पार्लियामेंट है उसको कोई भी अधिकार नहीं है कि जो फंडामेंटल राइट्स जो यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो बेसिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उनको अमेंड करने का कोई भी अधिकार आपके पास नहीं है। हाउएवर, हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट था यानी कि इन मिनर्वा मिल्स केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी, जैसे केस मैंने बताया ना, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, ये सब केस जो हैं, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए मैं एक अलग से एक लेक्चर लेकर आऊंगा, जिनके बारे में मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में इन केस में था क्या, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट यानी कि अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से चेंज किया। ठीक है, तो उस पर यानी कि जो गवर्नमेंट थी ऑफ यानी कि इंदिरा गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो इंदिरा नेहरू, अभी केस भी आएगा वो आगे, तो ये सभी चीजें समय समय पर क्यों चेंज की गई इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जहां मिट जाए, तो ये नहीं चाहते। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इन द मिनर्वा मिल्स केस invalidate this provisions as it is excluded the judicial review which is a basic feature of the constitution। कहने का मतलब यहां पर यह है, एक मिनट बस, उसने बोला हाउएवर, हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है इन द मिनर्वा मिल्स केस में इनवैलिडेट द प्रोविजंस, उसने इनवैलिडेट किया किस प्रोविजंस को, एज इट एक्सक्लूड, जिसने एक्सक्लूड कर दिया था, मतलब बाहर निकाल दिया था जुडिशियल रिव्यू से, विच इज एज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जो सुप्रीम कोर्ट है मिनर्वा मिल्स केस में क्या किया, इनवैलिडेट किया क्या प्रोविजन जो था जिसको एक्सक्लूड किया गया था जुडिशियल रिव्यू में, जिसको बाद में यानी कि बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बताया था। अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो एक आप यानी कि क्या है, एक डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर विद द रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल 368, the court held that the court held that since the constitution had conferred a limitation amending the power of the parliament cannot under the exercise of that the limited power enlarge that very power into the absolute। कहने का मतलब है ये, एक मिनट रुकिएगा, मैं अभी बता रहा हूं आपको। हाँ, अब मैं ये जैसे बोल रहा हूं आपको, ये बेसिक स्ट्रक्चर और यानी कि जो अभी बात हो रही थी किस केस के बारे में, हाँ मिनर्वा मिल्स केस के बारे में। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, लेकिन एग्जैक्ट में इसका पूरा सिद्धांत नहीं मिल पा रहा। हाँ, अब देखो, अनुच्छेद जो 368 के अंतर्गत अगर हम बात करें संवैधानिक अधिकार, उसमें यानी कि मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति है, नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि संसद जो है अधिकारों की सीमित नहीं कर सकती है। ठीक है,
अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती कि आप कितने अधिकार हैं, आप इतने ही रहेंगे, कटा बढ़ा नहीं सकती है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि जो संसद है मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती, और वैसे अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती है, ठीक है, जो दे रखे हैं पहले से उनको नहीं ले सकती। तो जो संविधान की मूल यानी कि रचना है में जुड़े हैं उनको बनाए रखना है। संविधान की जैसे अगर मूल ढांचे के मूलभूत जो ढांचा है, सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय में इंदिरा नेहरू जो यानी कि केस था उसके बारे में भी कुछ बताया गया है, उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। अभी इंदिरा नेहरू केस मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। इन द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंदिरा नेहरू केस में स्लाइड हटा दी है, क्या कर दिया कुछ पता नहीं चलता। हाँ चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, चलो छोड़ो। Indeed, a limited amending power is one of the basic features, कहने का मतलब यहां पर यह है of the constitution. Indeed मतलब इसके अलावा a limited amending power यानी कि limited amending power is one of the basic features of the constitution. उन्होंने ये भी कह दिया कि इन सभी के अलावा जो लिमिटेड है, लिमिटेड मतलब लिमिट तरीके से आप क्या करेंगे, अमेंड करेंगे, मतलब ये नहीं कि आप धड़ाधड़ अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप अमेंडमेंट लाएंगे जो जरूरी समझा जाएगा उसी को, आप ये नहीं कि हर चीज अमेंड किया जाएंगे। तो लिमिटेड अमेंडमेंट भी क्या है, एक बेसिक फीचर है, ये भी बता दिया गया, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर उन्होंने कहा कि लिमिटेशन ऑन दैट पावर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो लिमिटेशन है, ये जो पावर्स है हमारी अमेंड करने की, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, यानी कि हम अमेंड करेंगे लेकिन इसे लिमिटेड वे में करेंगे, ये भी एक बेसिक फीचर है। इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर आर्टिकल 368 एक्सपेंड इट्स अमेंडिंग पावर। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो दूसरे शब्दों में अगर बोलना चाहूं तो पार्लियामेंट कैन नॉट नहीं कर सकती अंडर आर्टिकल 368 एक्सपेंड इट्स अमेंडिंग पावर, यानी कि अपनी अमेंड करने की जो पावर उसको ज्यादा बढ़ा नहीं सकती, as it acquire for itself the right of the repeal or the abrogate of the constitution to destroy its basic feature। कहने का मतलब यहां पर यह है, अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि हाँ अमेंडमेंट ला सकती है, लेकिन आप इतनी पावर को नहीं बढ़ाएंगे कि जो सा बेसिक फीचर जो है डिस्ट्रॉय हो जाए। तो आप इसको हद में रहेंगे, बेटे हद में रहे तो हद में अच्छा है। तो पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनी हद में रहो, वही ठीक लगता है, ज्यादा अमेंडमेंट लाने की कोई जरूरत नहीं है, औकात में रहे तो अच्छा है। The dawns of the limited power cannot be the dawning of the limited power cannot be exercised that the power convert the limited power into a limited one, unlimited one। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, सिंपल तरीके से जो पहला ऊपर मैंने बोला वही बात यहाँ पर लिख रखी है। उन्होंने ये बोला है कि जो लिमिट यानी कि जो लिमिटेड पावर है कैन नॉट बी एक्सरसाइज, उसको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा, डेट द पावर कन्वर्ट, जो पावर है उसे कन्वर्ट करे कि लिमिटेड पावर ऑफ द अनलिमिटेड वन। कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड पावर नहीं, आपके पास लिमिटेड पावर है आपने यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड लाइन करने की। अगेन क्या हुआ, वुमेन राव केस, जो यानी कि वुमेन राव केस था 1981 में, सुप्रीम कोर्ट जो था अधेर किया डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, उसने फिर से बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में अधेर करके बोला, क्या बोला, द फर्दर क्लैरिफाइड दैट इट वुड बी अप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इनैक्ट आफ्टर अप्रैल 24, 1973 डेट ऑफ द जजमेंट इन द केशवानंद भारती केस। कहने का मतलब यहां पर यह है कि एक फिर से यानी कि एक अमेंडमेंट आया, एक मिनट रुकना, एक मिनट कहाँ गया मेरा, 24वां संशोधन, 24वां संशोधन, ठीक है, 24वां संशोधन। इस लेक्चर में इतना ही, मैं अभी कहीं निकल रहा हूँ, मुझे जो बुला रहे हैं तो